people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे फ्रंट पेज पर ही दी हुई हैं द हिंदू के। सबसे पहले कल की एक फॉलो अप न्यूज, मिस्टर जगदीप धनखड़ हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने रिसेंटली टेंडर किया अपना रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। उसी का फॉलो अप न्यूज है दैट हिज रेजिग्नेशन हैज बीन नोटिफाइड बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टिल रिमेन। फटाफट से इस आर्टिकल को समराइज करके देख लेते हैं कि दिया क्या है अल्टीमेटली इस आर्टिकल के अंदर। स्टार्टिंग विथ बहुत ही छोटा सा खबर है बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट फॉलो अप न्यूज है। तो सबसे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो रेजिग्नेशन इज नॉट जस्ट एज द वाइस प्रेसिडेंट, वो बहुत सारे अलग अलग पार्लियामेंट्री पैनल्स के भी मेंबर्स या हेड करते थे, उनका भी रेजिग्नेशन है। तो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ रेजिग्नेशन एज मेंबर ऑफ सेवरल, बहुत सारे पार्लियामेंट्री पैनल्स एंड हेल्थ बोर्ड्स इट वॉज ऑफिशियली नोटिफाइड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। ऑफिशियली कल उन्होंने टेंडर किया था रेजिग्नेशन, अब ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया, ऑफिशियली नोटिफाइड। दूसरा जो यहाँ पर अपडेट है इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है रेजिग्नेशन। शी हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन। अच्छा, बोला जा रहा है द रीजन बिहाइंड रेजिग्नेशन इज हेल्थ रीजंस, बट स्टिल काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि रीजंस आर स्टिल अनक्लियर। ये स्पेक्यूलेशंस है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट देयर इज नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट। दूसरा, सोर्सेस का ये कहना है, ये सजेस्ट करना है कि इट माइट बी लिंक्ड टू हिज एक्सेप्टेंस ऑफ अ नोटिस फ्रॉम द ऑपोजिशन टू रिमूव जस्टिस एस.के. वर्मा फ्रॉम ऑफिस, जिनके इम्पीचमेंट के बारे में हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। फ्रॉम ऑफिस, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है अगर हम वो देखें तो ऐसा माना जा रहा है, इट इज बिलीव दैट मिस्टर धनखड़ actions displeased the government. Again, according to sources, कोई ऐसा ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। Displeased the government, creating internal tensions. दूसरा, प्रीवियसली उन्होंने ये भी काफी ज्यादा न्यूज में चर्चे में था कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र तोमर जिसकी वजह से काफी ज्यादा पीपल वर शॉक्ड एंड आईब्रोज वर रेज्ड। इसके अलावा ऑपोजिशन का अगर हम रिएक्शन देखें तो ऑपोजिशन का रिएक्शन में सबसे पहले कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, उनका कहना है कि देयर आर डीपर रीजंस, कि सिर्फ ये हेल्थ रीजंस ये सब जो साइड किए जा रहे हैं ये सब बकवास है, देयर आर डीपर रीजंस, बहुत गहराई के रीजंस है, ऐसा कांग्रेस लीडर मिस्टर जयराम रमेश का कहना है। फाइनली इन कंक्लूजन, इस रेजिग्नेशन की वजह से देयर आर वेरियस स्पेक्यूलेशंस, जो लोग बेसिकली अंदाजा लगा रहे हैं, एज वेल एज क्वेश्चंस, दो चीजों को लेके। एक तो भाई अंदर अंदर गवर्नमेंट के अंदर चल क्या रहा है, इंटरनल गवर्नमेंट डिसएग्रीमेंट्स, इंटरनल गवर्नमेंट
अग्रीमेंट्स, और दूसरा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बाहर किसी को खबर ही नहीं है कि भाई अंदर अंदर हो क्या रहा है, देयर इज एक्सट्रीम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद इन द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर समरी ऑफ द आर्टिकल। कुछ बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स या अपडेशंस नहीं है, बट मोटा मोटी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ सब कुछ डिटेल में कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भले एकदम साइड में छोटू से कॉलम में खबर दी हुई है, लेकिन दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंटर को और स्टेट्स को ऑन प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स। इस आर्टिकल में किस बारे में बात हो रही है, आइए फटाफट से समराइज करते हैं। सो हुआ क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले व्हाट हैपेंड, कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा या सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बात की है। स्टार्टिंग विथ व्हाट हैपेंड। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है नोटिस टू यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज सारे के सारे इंडियन स्टेट्स। और इन लोगों को नोटिस क्यों इशू किया है, क्योंकि इन्होंने ही जाकर सुप्रीम कोर्ट का व्यू मांगा था, ओपिनियन मांगा था ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। दूसरा, ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया गया था, जिसके ऊपर व्यू मांगा था, क्लैरिटी मांगी गई थी, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाज रिलेटेड टू क्लैरिटी on the power of president and governor under articles 200 and 201 of the constitution। ठीक है, स्पेशली अबाउट कौन सी दो चीजें, दो चीजों के बारे में क्लैरिटी मांगी गई थी। सबसे पहले वेदर जुडिशियल टाइम लिमिट्स, वेदर जुडिशियल जो बेसिकली कोर्ट सेट करते हैं, जुडिशरी सेट करती है, जुडिशियल टाइम लिमिट्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन हाउ लॉन्ग a governor और प्रेसिडेंट कैन होल्ड बैक। इसके ऊपर भी काफी बड़ा मुद्दा बना था रिसेंटली, प्रेसिडेंट कैन होल्ड बैक अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। कभी भी, अभी हाल ही में आई थिंक स्टेट ऑफ कर्नाटका और केरला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टेट ऑफ केरला के ऊपर ये पूरा मुद्दा आया था कि जो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करता है, उसके जो आखिरी में वो गवर्नमेंट के एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है, क्या ये जुडिशियल टाइम लिमिट जो कोर्ट लगाता है कि मिनिमम इतना ही टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं बिल को, उसके बाद आपको अप्रूवल देना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू पास द बिल, क्या ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर अप्लाई करेगा टाइम लिमिट। और दूसरा सवाल ये था कि वेदर द मैनर and timeline of exercising these powers can be regulated by the courts। ये दो सवालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी मांगी गई थी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड। नेक्स्ट हम जानते हैं डेवलपमेंट्स, हुआ क्या है डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एक्स चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाज हैंडलिंग द मैटर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि दे वुड आंसर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, दे वुड आंसर all the constitutional questions raised
बाय प्रेसिडेंट। केस को प्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल और टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स वर प्रेजेंट, और आखिरी में हियरिंग इज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 29 जुलाई। 29 जुलाई को हियरिंग होने वाली है। अच्छा, अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 200 एंड 201, जो अभी अभी हमने मेंशन किया है। आइए जानते हैं इन दोनों आर्टिकल्स में लिखा क्या है। तो आर्टिकल 200 बात करता है गवर्नर के बारे में, ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 201 बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 200 गवर्नर के बारे में क्या करता है, बेसिकली व्हाट इट अलाउज द गवर्नर, गवर्नर एसेंट दे सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं एसेंट, किस चीज पे, बिल पे विथ होल्ड कर सकते हैं एसेंट, रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर द प्रेसिडेंट, या उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट अ मनी बिल, उसको रिटर्न नहीं कर सकते। ये सारी पावर्स एक गवर्नर को है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 201 बोलता है प्रेसिडेंट डील्स विद द प्रोसेस, डील्स विथ द प्रोसेस once a reserved bill reaches him या her, once a reserved bill reaches, जिस बिल को गवर्नर ने रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, वो एक बार प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाए, उसके ऊपर प्रेसिडेंट उस प्रोसेस से डील करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट भी दो तरीके से डील कर सकते हैं, या तो असेंट दे सकते हैं या विथ होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपना असेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 200 और 201 बात करता है। अब इश्यूज क्या क्या थे, जब सीधी सीधी चीजें आर्टिकल बता रहे हैं तो फिर इशू क्या था, द इशू वाज, सबसे पहले ये आर्टिकल टाइम लिमिट को स्पेसिफाई नहीं करते, कितने समय तक असेंट को, अप्रूवल को विथहोल्ड किया जा सकता है। सो आर्टिकल्स डू नॉट स्पेसिफाई टाइम लिमिट फॉर एक्शन बाय गवर्नर, या तो नीदर गवर्नर नॉर प्रेसिडेंट। दूसरा इशू, बहुत सारे गवर्नर्स रिसेंटली, सेवरल गवर्नर्स हैव बिन delaying the bills, जस्ट बिकॉज अपने पावर का फायदा उठाते हुए, जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कितने टाइम तक कर सकते हैं, तो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं काफी सारे गवर्नर्स। और आखिरी में इससे काफी सारे फेडरल कंसर्न्स हुए, खास तौर पे नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में, जैसे कि तमिलनाडु, केरला जहां का रिसेंट इशू था, एंड तेलंगाना। ठीक है, अच्छा, अब क्यों हम आज के डेट में या अभी ही इस बारे में बात करते हैं, कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट रिसेंटली। तो रिसेंटली हुआ ये था, इशू बेसिकली ट्रिगर क्यों हुआ था, व्हाट वाज द ट्रिगर जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इतना जल्दी एक्शन लिया। ट्रिगर वाज, सबसे पहले इशू वाज ट्रिगर्ड बाय तमिलनाडु's लीगल चैलेंज टू गवर्नर्स डिले। तमिलनाडु ने लीगली चैलेंज किया था इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कि भाई गवर्नर बिना बात के डिले करके बैठे हुए, बिल अपने पास रख के बैठे हुए हैं, आगे ना पास कर रहे हैं ना वापस भेज रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु ने इशू रेस किया, फिर फाइनली अप्रैल 2024 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया था, सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज्ड द तमिलनाडु गवर्नर फॉर लॉन्ग डिलेज, और खास तौर पे तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 बिल्स विथहोल्ड करके रखे हुए थे, अपने पास रोक कर रखे हुए थे, जस्ट बिकॉज ही हैड दैट पावर। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू देन रेफर्ड द इशू टू सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को पावर है कि कोई भी इशू खुद से रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 बात करता है अबाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और प्रेसिडेंट ने ये बिल सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया, सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया, क्या करते हुए,
क्लैरिटी मांगते हुए कि भाई इस तरीके के इशू पे क्या किया जाए। ठीक है, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को जो भी डिसीजन सुनाएगा, जो भी चीज बताएगा, उससे फाइनली क्लैरिटी आएगी सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में, पहली चीज। दूसरा, मिसयूज या डीले, जो मिसयूज ऑफ पावर करके डीले वगैरह किया जाता है, 10 बिल्स मतलब 10 लॉ बनने से एक अकेले बंदे ने या एक अकेला गवर्नर जो पोजीशन ऑफ पावर में है उन्होंने रोक रखा है, विच इज अ ह्यूज थिंग। तो इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये कि ऑनगोइंग टेंशंस जो भी चल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, खासतौर पे जहां ये बोला जा रहा है कि भाई जो भी ऐसे स्टेट्स हैं विच आर नॉट लेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, वहां ज्यादा दिक्कतें आ रही है, इन सब चीजों में क्लैरिटी मिलेगी वंस द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिसीजन ऑन द केस। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीधे आ जाइए वर्ल्ड न्यूज के ऊपर। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। फुकुशिमा बहुत ही बड़ा लेवल का डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। उसके बाद पहली बार जापान इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स a new nuclear reactor. So a Japanese utility said on Tuesday it was taking an initial step towards building the nation's first new nuclear reactor since ऑलमोस्ट 10 साल पहले फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का जो डिजास्टर हुआ था, तो 2011 में जब सुनामी आई थी, सुनामी आने के बाद फुकुशिमा डाचाई न्यूक्लियर प्लांट में एक बहुत ही बड़े लेवल का मेल्टडाउन हुआ था, जिससे जापान ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन कर दिया था विद द पब्लिक वॉइसिंग अनईज अबाउट द एनर्जी सोर्स। बट गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है टू बैक न्यूक्लियर पावर एज अ रिलायबल एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट जापान नीड्स एज इट एम्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करें तो हर कंट्री ने अपना अपना कुछ गोल या टारगेट सेट किया है अबाउट अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी। इंडिया का टारगेट ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी इज 2070। ऑन द अदर हैंड काफी सारी कंट्रीज का 2060 भी है, जापान ने अपना टारगेट सेट किया है 2050। And 14 years since the disaster, Japan has restarted many reactors with the public concerns about nuclear power declining, according to opinion polls. तो धीरे धीरे करके 14 साल बीत गए, लोग भी उस चीज को भूल चुके हैं, उनके कंसर्न्स प्रॉब्ली आंसर हो चुके हैं, तो ओपिनियन पब्लिक का लेते हुए आगे बढ़ा जा रहा है एंड धीरे धीरे करके जापान नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने वापस से भी स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब जॉन वॉमिंगटन ने पहली बार शुरू किया था डाइविंग द रीफ्स आउटसाइड हिज होम इन द वनुआतू हार्बर, जो वहां पे कोरल रोज थे लाइक अ संकन फॉरेस्ट, उनका उस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। टॉल स्टैंड्स ऑफ स्टैगहॉर्न्स ब्रांच्ड इनटू येलो एंटलियर्स एंड प्लेट कोरल्स लेयर्ड। उनका ये कहना था वी यूज टू नो एवरी इंच ऑफ दैट रीफ, इट वाज लाइक अ फ्रेंड, अब इट्स अनरिकग्नाइजेबल। उनका ये कहना है आफ्टर साइक्लोन पैम बैटर्ड द रीफ 2015 में, sediments from the inland rivers smothered the coral beds and crown of thorn starfish swept in and devoured the recovering polyps। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो बहुत ही वाइब्रेंट रीफ, कोरल रीफ का एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम होता था, वो धीरे धीरे करके मर रहा है। और कोरल रीफ्स हमारे मरीन लाइफ के लिए, मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो प्रोबेबली दिस न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इसका जो भी अपडेट आएगा रिलेटेड टू एनवायरमेंट दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है टू अगेन री एस्टैब्लिशिंग द कोरल रीफ्स। ओके, विद दैट आई टेक योर लीव। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे कल, जब हम डिस्कस करेंगे व्हाट ऑल important happened on 24th of July. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off. Bye bye.